तो नमस्कार। आप नोट कर रहे हो ना सारी चीजों को? ठीक है। तो अपने किसकी बात कर रहे थे? मगध साम्राज्य की बात कर रहे थे। मगध साम्राज्य पे सबसे पहले हमने बृहद्रथ वंश की बात की, उसके बाद में हमने किसकी बात की? हर्यंक वंश की। हर्यंक वंश में कल हमने बिंबसार और अजातशत्रु की बात करके हमने अंतिम शासक नागदशक, ठीक है, जिसको शिशुनाग मार के शिशुनाग वंश की नींव डालता है। शिशुनाग वंश में हमने कालाशोक की बात कर ली है। ठीक है। कालाशोक के बाद में आज हम किसकी बात करेंगे? घनानंद की बात करेंगे। घनानंद से पहले हमने उग्रसेन की बात की, महापद्मनंद की, नंदवंश के अंदर। ठीक है। आज हम घनानंद की बात करेंगे और घनानंद की बात करते हम उसके बाद में मौर्य काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौर्य काल। ठीक है। क्योंकि जो घनानंद होता है उसको हराकर ही क्या है, चंद्रगुप्त जो होता है मौर्य वंश की नींव डालता है। तो हम पढ़ रहे थे क्या? मगध साम्राज्य। ठीक है। मगध साम्राज्य में हम नंदवंश पढ़ रहे थे। किस वंश की बात कर रहे थे? नंदवंश की। नंदवंश में मैंने बताया आपको कि नंदवंश के अंदर महापद्मनंद जो होता है यानी कि उग्रसेन जो होता है उसके बारे में, उसके बाद में क्या है कि उसके जो शासक होते हैं नंदवंश के वो अज्ञात हैं। उसके बाद में अंतिम शासक का मिलता है अपने को नाम है, जिसका जिक्र हम आज करेंगे, घनानंद। ठीक है। घनानंद ये अंतिम शासक है किसका? हाँ, अंतिम शासक है इस वंश का। वंश नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम मगध साम्राज्य पर। आप नोट करो इस चीज को, फिर अपने आगे बात करते हैं। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है अपने को, क्या? घनानंद। इसके पास बहुत ज्यादा धन था, अतुल धन संपदा थी इसके पास। उसी से क्या है, इसका नाम क्या रखा गया? घनानंद रखा गया। क्या नाम रखा गया? घनानंद रखा गया। अगर घनानंद की बात की जाए तो नंदों का जो अत्याचार था, यानी कि नंद देखो अत्याचारी थे। जैसे महापद्मनंद के बारे में मैंने बताया, उसने किस तरह से कालाशोक को मारा। उग्रसेन की बात कर रहा था मैं कल, किस तरह से उसने क्या किया? उग्रसेन को मारा। उग्रसेन के बाद उसकी पत्नी को मार दिया। पत्नी के बाद उसके 10 पुत्रों या 10 भाई जो थे उनको मार दिया। ठीक है। अगर इन नंदों के अत्याचारों की बात की जाए तो अत्याचारों का उल्लेख कहां कहां मिलता है? देखो मुद्रा राक्षस में मिलता है अपने को। कहां पर? मुद्रा राक्षस में, जो किसकी लिखी हुई है? विशाख दत्त की। और अगर बात की जाए तो रचना काल कब हुआ था? गुप्त काल में इसको रचा गया था मुद्रा राक्षस को, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है अपने को? नंदों के अत्याचारों की जानकारी मिलती है। और अगर बात की जाए जो मुद्रा राक्षस है उस पर एक टीका भी लिखी गई। उस पर क्या लिखी गई है? क्या टीका भी लिखी गई। अगर अपने टीकाकार की बात करें, यानी कि टीका का मतलब क्या होता है? विस्तार करना। क्या होता है? विस्तार करना, यानी किसी चीज का विस्तार किस तरीके से किया जाता है। जो मुद्रा राक्षस है उसी को ही थोड़ा सा आगे किसने बढ़ाया, यानी इस पर जो टीका लिखी ढूंढीराज ने। किसने लिखी? ढूंढीराज ने लिखी। अगर इसमें बात की जाए तो इसको नंदों को क्या है, इसमें क्षत्रिय बताया गया। क्षत्रिय कौन होता है? राजा। क्या होता है? राजा होता है। ठीक है। अपने एक एक चीज करके लिखते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। देखो अतुल धन संपदा होने के कारण, अतुल धन संपदा होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? घनानंद रखा गया। ठीक है। अच्छा, अतुल धन संपदा के कारण इसका नाम घनानंद रख दिया गया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है कि नंदों का जो अत्याचार है, नंदों का अत्याचारों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से। किससे? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो है उससे अपने क्या मिलती है? इस चीज की जानकारी मिलती है अपने को कि नंद जो है बहुत ही ज्यादा अत्याचारी थे। ठीक है। और अगर इस मुद्रा राक्षस की बात की जाए, इसको रचा कब गया? रचना काल पूछ लिया जाए इसका तो गुप्त काल में रचा गया इसको। गुप्त काल में अपने इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है। किसके बारे में?
मुद्रा राक्षस के बारे में। और अगर मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी? टीका लिखने वाले व्यक्ति का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ढूंढीराज। क्या नाम मिलता उसका? ढूंढीराज। ठीक है, मुद्रा राक्षस पर टीका है। हाँ, टीका। टीका टीका यानी कि विस्तार करना। मुद्रा राक्षस का ही मतलब उसी में ही कुछ चीजें जोड़ी, उसका विस्तार किया, तो वो किसने किया? ढूंढीराज ने किया। ठीक है, ये आप इस चीज को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। और अगर आप इसी के बारे में लिखना चाहो ना, मुद्रा राक्षस के बारे में, वैसे तो गुप्त काल में और ज्यादा जानकारी दूंगा। ये देखो, भारतीय इतिहास का तो टिप्पणी नहीं होता है, टिप्पणी करना, क्या टिप्पणी करना नहीं होता है। हाँ, टिप्पणी उसमें जोड़ दी जाती है, बिल्कुल इसी में ही। इसी को अगर अपने क्या है कि थोड़ी बहुत कुछ चीज और जोड़नी है, यानी उसी में ही जुड़ जाएंगी। उसमें जुड़ जाएंगी तो क्या, उस पर टीका हो जाएगी। उस पर टीका लिख दी इन्होंने। ठीक है, किस पर? मुद्रा राक्षस पर। और मुद्रा राक्षस की अगर बात की जाए तो भारतीय इतिहास का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है ये। ठीक है, भारतीय इतिहास का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। और इस मुद्रा राक्षस को ही क्या है, इस मुद्रा राक्षस को ही क्या है कि नायिका विहीन नाटक कहा जाता है। क्या? नायिका विहीन नाटक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है नायिका विहीन नाटक? क्योंकि बिना नायिका का था। क्या था? बिना नायिका नहीं। हाँ, नायिका नहीं थी इसमें। नायक तो था, नायिका नहीं थी इसमें। नायक गणानन था। हाँ, आप इसको आप कह सकते हैं वैसे अपनी लैंग्वेज में इस चीज को। ठीक है, बट नायिका नहीं थी इसमें, नायक तो था इसमें। अच्छा, अगर मुद्रा राक्षस की बात की जाए तो एक बार मिटा दूं ऊपर से मैं। ठीक है, थोड़ी कुछ बातें इसके लिए अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं अपने को। देखो, अगर मुद्रा राक्षस की ही बात की जाए ना, तो जो चंद्रगुप्त है उसके बारे में जानकारी मिलती है अपने को। क्योंकि चंद्रगुप्त के लिए इसमें क्या है, विरशल शब्द यूज किया गया। विरशल का मतलब होता है जो निम्न कुल में जन्मा हो, जो निम्न कुल में जन्मा हो। इसमें मुद्रा राक्षस की अगर बात की जाए, इसमें चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का यूज किया गया। किस शब्द का? वृषल शब्द का। वृषल का मतलब होता है नीमन कुल में जन्मा, नीमन कुल में जन्मा। और इसकी स्टोरी तो अगर आपको नहीं पता तो थोड़ी देर बाद में फिर से मैं बताऊंगा चंद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने जा रहा हूं कि घनानंद जो था उसके समय यूनानियों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? यूनानियों का आक्रमण हुआ। और उस टाइम यूनानियों में आक्रमणकर्ता कौन था? अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, जिसने दुनिया को जीत लिया था। उसके बाद में सिकंदर द्वितीय अपने अलाउद्दीन खिलजी आता है। कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी आएगा सल्तनत काल में। प्रथम सिकंदर अलेक्जेंडर था। उसके बाद में सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन जो खिलजी है वो धारण करता है। इसने क्या है कि प्रण ले लिया था कि मैं विश्व को जीत कर हटूंगा। इसने प्रण ले लिया था। ठीक है, अगर भारत में इसकी बात की जाए ना, देखो एक इतिहासकार हुए हैं, नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने क्या कहा कि जो सिकंदर जो है आया तो किसकी तरह था? आंधी की तरह, सॉरी, आया तो तूफान की तरह था, पर गया किसकी तरह? आंधी की तरह गया। क्योंकि देखो सिकंदर की सेना ने क्या है, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। व्यास नदी को, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है कि आया तो था, देखो साम्राज्य कायम करने के लिए, साम्राज्य कायम करने के लिए आया था, बट उसने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया उसकी सेना ने कि हम इससे पार नहीं पा सकते। उसकी स्टोरी क्या रही है वो इसमें बात करते हैं। देखो घनानंद के समय क्या हुआ? यूनानियों का आक्रमण हुआ।
और यूनानी शासक कौन था? अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर, ठीक है, जिसको अपने क्या सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। सिकंदर महान विश्व विजेता। सिकंदर महान विश्व विजेता। और ये यूनान का था, यूनान मकदूनिया। कहां का? यूनान का था, यानी कि मकदूनिया का। और अगर इसकी बात की जाए कि आक्रमण कब किया, कहां का शासक है ये? मकदूनिया का शासक है, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए कि इसने आक्रमण कब किया, तो देखो इसके आक्रमण की ही चर्चा ज्यादातर मिलती है, क्योंकि इसका जो आक्रमण हुआ उसके बाद में ही क्या है कि वहीं से हमारा जो तिथि क्रम चलता है इसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया गया। क्या किया गया? जो यूनानियों ने आक्रमण किया उस आक्रमण के हिसाब से क्या है कि अपने तिथि का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा सुधारा गया, मतलब, ठीक है। ये तिथियां जो अपने को मिलती हैं, तो इसके आक्रमण की अगर बात की जाए तो इसने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व से अगर बात की जाए तो 325, दोनों तिथियां मिलती है, ठीक है, 325 ईसा पूर्व के आसपास, 326 या 325 ईसा पूर्व के आसपास आक्रमण किया किसने? सिकंदर महान ने। अब मैं बता रहा हूं, बता दूं, देखो ये जो भारत में आया ना, देखो इस तरह से, देखो मैं इस तरीके से आपको बता देता हूं, इधर से देखो। अपने पहले क्या था, देखो अब तो क्या है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये अब तो अलग है, बट पहले क्या था, ये भारत का ही भाग था। पहले क्या था, 1947 से पहले ये भारत का भाग था। और अगर इसकी बात की जाए, देखो इधर से आया कौन? सिकंदर। सिकंदर ने क्या है कि काबुल कंधार, और काबुल कंधार को जीतते हुए, यहां से बैक्टीरिया, यहां से इन तीनों क्षेत्रों को जीतते हुए क्या करता है कि हिंदुकुश पर्वत है अपने ऊपर, बिल्कुल ठीक है, उसको पार करता है। अगर आप कभी मैप खोल के देखोगे तो आपको पाकिस्तान के अंदर उसका प्राकृतिक देखोगे तो आपको उसमें क्या हिंदुकुश पर्वत मिलेगा। हिंदुकुश पर्वत को पार करते उसने भारत में प्रवेश किया। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे कि किसने? सिकंदर ने। सिकंदर ने सबसे पहले काबुल, फिर कंधार, ये क्षेत्र आपको आधुनिक भारत में मिल जाएंगे, ठीक है, फिर बैक्टीरिया, इन तीनों को जीतते हुए हिंदकुश पर्वत को पार किया। किसको? हिंदकुश पर्वत को। इसको पार करते हुए, इस पर्वत को पार करते हुए इसने क्या किया? भारत में प्रवेश किया। किसमें किया प्रवेश? भारत में प्रवेश किया। देखो अब वो हिंदकुश पर्वत पार करते ही भारत में जैसे प्रवेश करता है, आप पाकिस्तान का नक्शा खोल के देखना, आपको उसमें मिल जाएगा हिंदकुश पर्वत, ठीक है। देखो उसने जैसे ही पार किया, अब वो पार कर गया, भारत में प्रवेश कर गया। क्या कर गया? भारत में प्रवेश कर गया। भारत में प्रवेश करते वो क्या सबसे पहले क्या करता है? तक्षशिला आया। क्या आया? तक्षशिला आया। और तक्षशिला यहां का एक शासक मिलता है आम्बी। आम्बी नाम मिलता है, जिसको विश्वासघाती के नाम से भी जाना जाता है। इस आम्बी ने क्या किया? आत्मसमर्पण। किसके सामने? सिकंदर के सामने। देखो सिकंदर उस समय का बहुत बड़ा महान शासक माना जाता है, जिसके नाम से दुनिया डरती थी। और ये तो फिर भी इसके पास चल के आ गया। अब इसके पास आ गए तो डरना ही था, डरते ही इसने आत्मसमर्पण कर दिया आम्बी ने। क्या नाम मिलता है? देखो हिंदकुश पर्वत पार किया, यहां से जैसे पार करता है तो यहां पर आपको एक क्षेत्र का नाम मिलेगा। क्या नाम है? अफगानिस्तान के अंदर है, तक्षशिला। क्या नाम है? तक्षशिला। ये जो तक्षशिला है, इसका उस टाइम में जो शासक मिलता है अपने को, कौन सा मिलता है? आम्बी, ठीक है। इस आम्बी ने क्या कर दिया? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये क्या कर देता है? आत्मसमर्पण। जैसे इसने आत्मसमर्पण किया तो इसने सबसे पहले कहा कि मुझे क्या है कि इस तरह से भारत पर विजय प्राप्त करनी है। इसने सारी कहानी बताई। इसने कहा कि हाँ हम आपके साथ में हैं। देखो इसको भारत का प्रथम देशद्रोही शासक भी माना जाता है।
अपने के इतनी बातें पहले लिख लेते हैं, आप लिखो इस चीजों को, सारी सारी चीजों को, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। देखो अगर सिकंदर की बात की जाए, सिकंदर की सेना ने काबुल, कंधार, बैक्टीरिया पर विजय प्राप्त करते हुए किस पर्वत को, हिंदुकुश या हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? भारत में प्रवेश किया। ठीक है। और जैसे ही भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले कहां पहुंचे? तक्षशिला, शिक्षा नगरी। कहां पर आप पहुंचे? तक्षशिला में। तक्षशिला में आते ही यहां का शासक कौन है? तक्षशिला का आम्बी। इस आम्बी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण किया। आम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है। हार मान ली इसने, पहले कह दिया कि मैं तो आपकी शरण में हूं गुरुदेव, आप ही मेरे देवता हैं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। इसने ये बात कह दी। अच्छा यहां तक होगी। अब आगे क्या होता है कि देखो इस आम्बी के बारे में आप लिख लेना कि भारत का प्रथम विश्वासघाती कह दो आप, या देशद्रोही, या फिर देशद्रोही शासन माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में बहुत है देशद्रोही से, ये प्रथम है। यहां तक आप लिखो। देशद्रोही क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका साथ दिया सिकंदर का। बिल्कुल। अपने ही कोई घर को लुटवाता है क्या बाहर वाले से? घर का भेदी लंका ढाए, वो बात की इसने। किसका साथ दे रहा है? यूनानी का साथ दे रहा है, वो भी सिकंदर का। उसका साथ देखो यहां साथ किस तरह से दिया उसने। अब वो आगे क्या करेगा बताता हूं। पुरु राज्य, अब सबसे पहले किस पे आक्रमण होगा इसका? सिकंदर का पुरु राज्य। और वहां का जो नरेश माना जाता है, यानी शासक जो है पोरस। मिटा दूं क्या? एक बार मैं समझा रहा हूं आपको। देखो बात कुछ यूं हुई कि झेलम और चेनाब के बीच में, यहां से ये अपनी कौन सी नदी है? ये झेलम नदी है। ये झेलम नदी है। और यहां से चेनाब है। कौन सी नदी है? चेनाब। ठीक है। देखो झेलम और चेनाब के बीच में यहां पे पुरु राज्य है। कौन सा राज्य है? पुरु राज्य है। इस पुरु राज्य का उस टाइम शासक कौन था? पोरस। इसका शासक है पोरस। अब सिकंदर क्या करता है? आक्रमण करता है। किस पर? पोरस पर, या पुरु राज्य या पोरस पर आक्रमण करता है। जब ये आक्रमण करता है तो आक्रमण करते क्या है? बारिश आ जाती है। युद्ध जब चल रहा होता है, देखो इधर भी नदी है और इधर भी नदी है, बीच में ये राज्य स्थित है। जब ये आक्रमण करता है तो क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। जैसे बारिश होगी तो नदियों उफान पे आएंगी, तो युद्ध लड़ना आसान थोड़ी ना होगा। बीच में क्षेत्र स्थित है तो युद्ध लड़ना आसान नहीं हुआ। जब बारिश आ रही थी तब क्या है कि सिकंदर को हार नजर आती दिखी, क्योंकि अब पोरस पर विजय नहीं पाई जा सकती। अच्छा जब ये चीज हुई तो अब साथ में कौन था उसके? आम्बी। कौन था? आम्बी। अब आम्बी की सहायता से क्या किया कि जो सिकंदर था उसने क्या झेलम नदी पर यहां पर क्या बनाया? पुल बनाया। क्या बनाया? पुल बनाया। और पुल बनाकर क्या किया? प्रवेश कर गए किसमें? पुरु राज्य में। और प्रवेश कर जाएंगे तो क्या करेंगे? पोरस को तो हारना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत थी और ये महान शासक भी था। अब इसकी सहायता से, आम्बी की सहायता से झेलम नदी पर पुल बना के क्या कर गया सिकंदर?
एंट्री कर गए यहां पे आके अब पोरस को हारना पड़ा। और मजे वाली बात तब होती है कि जब सिकंदर क्या करता है कि इसकी वीरता को देखकर इसके राज्य को ये वापस लौटा देता है। क्यों? क्योंकि इसको पता चलता है कि बहुत वीरता से लड़ा था पोरस बहुत वीरता से लड़ा था, तो सिकंदर क्या इसकी वीरता देखकर इसको इसका राज्य वापस लौटा देता है। बट हार किसकी होती है? पोरस की होती है। ठीक है, आपको इस चीज को याद रखना है कि किसकी सहायता से बनाया था? आम्बी की सहायता से पुल बनाया। इस युद्ध को जितना आसान नहीं था, आसान बनाया किसने? आम्बी ने। इसीलिए इसको देशद्रोही ही कहा जाता है। ठीक है, अपने इस चीजों को लिख लेते हैं, मिटा दो। देखो, इसने सबसे पहले आक्रमण किया तक्षशिला के बाद झेलम एवं चनाब नदी के मध्य स्थित पूर्व राज्य, जहां का शासक पोरस पर आक्रमण किया। ठीक है, कहां पर आक्रमण किया? पोरस पर आक्रमण किया। और जब पोरस पर आक्रमण किया तो युद्ध के दौरान क्या आई? युद्ध के दौरान बारिश आने से जीत के आसार क्या है? कम दिखाई पड़ते। देख क्या किया? झेलम नदी पर आम्बी की सहायता से पुल बनाकर पूर्व राज्य पर विजय प्राप्त की। ठीक है, ये चीजें आप लिखो, फिर आगे बात करते हैं इसमें। ये चीजें लिख ली क्या आपने? और इस युद्ध की तारीख की बार की अगर मैं बात करूं तो कब लड़ा गया ये? तो 326 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हारते इसको बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद में क्या है, इसको इसका राज्य वापस लौटा देता है। ठीक है, अब देखो, मिटा दो। अब इसकी वीरता देखकर पहले इसको बंदी बना लिया गया। बंदी बना के क्या करते हैं कि इसकी वीरता देखकर सिकंदर क्या करता है? सिकंदर इतना माड़ा भी नहीं था बेचारा। सिकंदर ने क्या किया? इसको बंदी बना लिया गया। ठीक है, नोट लगा के आप इस चीज को लिखना कि पोरस की वीरता देखकर पोरस को बंदी बना लिया। पोरस की वीरता देखकर क्या? अच्छा नहीं, देखो, पोरस को बंदी बना लिया किसने? सिकंदर ने। पहले तो उसको बंदी बनाया। पहले इसको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद में क्या किया? पहले बंदी बनाया, बंदी बनाने के बाद में उसको तरस आ गया इस पर, नहीं यार बहुत वीरता से लड़ा ये, अब इसको अपने कैद से क्या आजाद कर देते हैं और इसका राज्य इसको वापस लौटा देते हैं। तो वो काम कर रहे हैं कौन? सिकंदर। पोरस की वीरता देखकर सिकंदर ने उसको आजाद कर उसका राज्य वापस लौटा दिया।
वीरता से लड़ने वालों की हार नहीं होती, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, उस पुरुष का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, इसको लिखो आप एक बार। इस युद्ध को दो नामों से जाना जाता है, इस युद्ध को दो नामों से जाना जाता है। देखो, एक तो ये बारिश के समय हुआ, एक तो ये बारिश के समय हुआ, इसलिए इसको हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। इसको हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश के अंदर ही चलता रहा। ठीक है, और इस युद्ध को झेलम या उस टाइम उसका नाम क्या मिलता है, वितस्ता नदी, झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम या, क्योंकि इस नदी के किनारे हुआ है ये वैदिक काल में है सर इसका नाम, ऋग्वेद में भी तस्ता है इसका नाम। हाँ बिल्कुल मिलता है, झेलम का। जैसे उसका पुरुषनी नदी मिलता है, किसका किसका पुरुषनी नदी, रावी नदी का, उसी तरह इसके पुराने नाम है। ठीक है, वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। विपाशा व्यास को कहा। ठीक है, झेलम या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। किस युद्ध को, सिकंदर वर्सेस किसके बीच में, आ जाओ, पोरस राज्य की। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मैं शुरू में भी आपको बता रहा था, नोट लगा के लिखने वाली बात है। अब उन्होंने देखो झेलम और चेनाब नदी के बीच तक के क्षेत्र, पूर्वी राज्य तक तो उसने विजय प्राप्त कर ली। अब उसको इंडिया के अंदर प्रवेश करना, तो बिल्कुल मध्य में प्रवेश करना था। अब यहां पे आगे क्या है कि सिकंदर की सेना मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, मना कर देती है। ठीक है, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। मिटा दो। अब देखो, प्रोफेसर राय चौधरी जो है ना, उनका कथन मिलता है ये कि सिकंदर आया तो तूफान की तरह था, काबुल कंधार को जीतते हुए, बट गया किसकी तरह, आंधी की तरह वापिस चला गया। ठीक है, तो आप लिखना कि प्रोफेसर राय चौधरी का कथन ये मिलता है कि सिकंदर आया तो तूफान की तरह था, परंतु आंधी की तरह वापिस लौट गया। ठीक है, एक चीज आप याद रखना कि ये घनानंद के समय हो रही है सारी बातें। ये किसके शासन काल में हो रहा है, यूनानियों का आक्रमण है, घनानंद की बात कर रहे थे हम, घनानंद के समय हो रहा है, घनानंद की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इधर है मगध में है, हाँ अभी उसका प्रवेश बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, अगर बात की जाए ना सिकंदर की मृत्यु की, चर्चा कर देते हैं सिकंदर की मृत्यु कैसे। सिकंदर की अगर मृत्यु की बात की जाए तो बेबीलोनिया में हुई, मस्तिष्क ज्वर यानी कि उसको दिमागी बुखार हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर, बेबीलोनिया में, हाँ यूनान। ठीक है, बेबीलोनिया में मस्तिष्क ज्वर के कारण मृत्यु हुई। अब देखो, ये कब, जब मतलब क्या करता है ये, भारत में क्या है, अपने क्या है, रक्षक ठहरा जाता है। जिन क्षेत्रों को जीता ना, वहां पर तो क्या अपने रक्षक ठहरा जाता है। ठीक है, जिनको क्षत्रप बोलते हैं वो ठहरा जाता है, और खुद कहां पे चला जाता है, वापिस चला जाता है, पश्चिमी भाग की ओर चला जाता है। वहां पर मध्य एशिया में क्या है, कुछ अभियान होते हैं, उन पर चला जाता है, और वहां पे जाते वक्त क्या इसकी मृत्यु हो जाती है। तारीख मिलती 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व का समय मिलता है जब इसकी मृत्यु होती है। ये लिख लो आप,
अब वापिस घनानंद पे चलते हैं, क्योंकि घनानंद के समय यूनानियों का आक्रमण हुआ, ये चीजें लिखनी बहुत जरूरी थी। मिटा दूं सर मैं? अच्छा, अब बात करते हैं घनानंद की। घनानंद की स्टोरी पे आते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक पढ़ रहे थे हम, घनानंद, जिसके समय यूनानियों का आक्रमण हुआ, उसकी हमने चर्चा कर ली। अच्छा, घनानंद की अगर बात की जाए, घनानंद क्या करता है, इसका एक क्या होता है, पुरोहित कह दो आप, ठीक है, या एक आचार्य होता है। तक्षशिला के आचार्य होते हैं उस टाइम में, तक्षशिला के आचार्य, जिनका नाम मिलता है विष्णुगुप्त। आप इनको कौटिल्य भी कह सकते हो, चाणक्य, चाणक्य भी कह सकते हो। इसको चाणक्य क्यों कहा गया, प्रश्न आपसे है। इसको चाणक्य क्यों कहा गया, प्रश्न आपसे है। बोलो बोलो। देखो, चाणक्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये चणक जाति में उत्पन्न हुआ था। किस जाति में उत्पन्न हुआ था, चणक जाति में उत्पन्न होने के कारण, क्या कहा गया, इसको चाणक्य कहा गया है, ठीक है। तीनों नाम मिलते हैं इसके। तक्षशिला के ये आचार्य थे, और इस तक्षशिला के आचार्य की घनानंद क्या कर देता है, अपमान कर देता है। क्या कर देता है, और बाकी स्टोरी आपको पता होगी। ये क्या कर लेते हैं, अपने बाल खुले छोड़ देते हैं और कहते हैं कि घनानंद, एक दिन तेरा ये मगध का साम्राज्य में मिटा दूंगा, और मिटा के ही मैं क्या इस चोटी को बांध दूंगा। ये प्रण ले लेते हैं। कौन है, विष्णुगुप्त। अगर आपको इसकी कंट्रोवर्शियल स्टोरी बताऊं मैं तो थोड़ी सी अलग मिलती है, बट किताबों में कुछ किताबों में अलग मिलती है। किस तरह से मिलती है कि जब यहीं से प्रण लेकर ये क्या है कि इसके दरबार से जब वापस जा रहे होते हैं, तो रास्ते में क्या है, एक राजकिलम खेल खेला जा रहा होता है। समझो आप इस चीज को। रास्ते में क्या है कि एक राजकिलम क्या खेल, एक राजकिलम खेल खेला जा रहा होता है। रास्ते में ही विष्णुगुप्त वहां पे रुकता है, उस खेल को देखता है। उस खेल में क्या होता है कि अगर मैं आपको बताऊं तो बता दूं नीचे से। देखो, उस खेल में क्या होता है कि कुछ यूं इस प्रकार से, ये एक पिंजरा है, ठीक है, ये एक पिंजरा है, और उस पिंजरे में क्या है, एक शेर कैद है। क्या है, एक, समझ लेना, ये एक शेर है, ठीक है, ये एक शेर कैद है इस पिंजरे में। अब ये शर्त रखी जाती है कि जो इस शेर को बाहर निकाल देगा, ठीक है, जो शेर को बाहर निकाल देगा वो क्या होगा, महानता का पात्र या शाबाशी का पात्र होगा, ठीक है। ये खेल खेला जा रहा होता है। अच्छा, इस खेल में क्या होता है कि सभी क्या इस पर ट्राई लगा के क्या है कि हार जाते हैं। तभी क्या है कि एक बच्चा आता है जिसका नाम क्या मिलता है, चंद्रगुप्त। एक चंद्रगुप्त नाम का एक बच्चा होता है। वो बच्चा यहाँ पे आता है कुछ इस तरह से, ठीक है, और वो क्या करता है कि देखता है इसको गौर से, इसको गौर से देखता है, उसको पता चल जाता है कि ये तो मोम का बना हुआ है, ये तो मोम का बना हुआ है। तभी वो क्या करता है, थोड़ी सी अग्नि जलाता है, मशाल जलाता है, और मशाल जला के क्या करता है, इसको पिघला देता है। पिघलने के बाद में मोम पिघल गई तो शेर गायब हो गया। मोम पिघल गई तो शेर गायब हो गया। विष्णुगुप्त क्या करता है, इस चीज को देख रहा होता है। इस बालक की बौद्धिक चातुर्य देखकर क्या है कि विष्णुगुप्त मोहित हो जाता है। तभी इसको क्या है कि इसकी तीसरी आंख खुल जाती है, इसीलिए तो इसको विष्णुगुप्त कहा गया है। तक्षशिला के आचार्य होते हैं, इनकी बुद्धि खुल जाती है और यहीं से देखते हैं कि यही वो बालक है जो क्या करेगा, एक दिन घनानंद को हराएगा, मगध साम्राज्य पर जीत पाएगा। ये यहां से सोच लेते हैं। तभी ये क्या करते हैं कि इस बालक को, यानी किसको, चंद्रगुप्त को, कितने में, 1000, इसका एक टोटलिज्म मिलता है आपको कि इसको 1000 कारशापण में खरीदता है। कौन है, 1000 कारशापण मुद्रा है, ठीक है। ये किसकी, मौर्यकालिक, क्या है, मौर्यकालीन मुद्रा है कारशापण। 1000 कारशापण में विष्णुगुप्त क्या है, उस एक शिकारी से क्या है, चंद्रगुप्त को खरीद लेता है, ये अपने साथ ले जाता है, ठीक है। देखो, अपने के एक बार घनानंद को पूरा करते हैं, फिर कल अपने क्या करेंगे, मौर्य काल करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से कुछ चीजें मैं अभी बता दूंगा आपको। देखो, लिखो आप इसके बारे में।
घनानंद ने तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त का अपमान किया। ठीक है, विष्णुगुप्त क्या करते हैं, प्रण लेते हैं। ठीक है, प्रण लेते हैं कि एक दिन वह घनानंद को हराएंगे। ठीक है, वो हराने का प्रण लेते हैं घनानंद को, और प्रण लेकर जाते वक्त रस्ते में राजकिलम खेलता हुआ उनको एक बालक मिलता है, चंद्रगुप्त। उस चंद्रगुप्त को क्या है, ये क्या कर लेता है, 1000 कारशापण लिख लो आप। ठीक है, कारशापण मुद्रा में इसको खरीद लेता है, और खरीदने के बाद में क्या करता है, टाइम मिलता है 300 कितना, 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में चाणक्य क्या करता है, चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद को हरा देता है। ठीक है, आप लिखो इसमें, यहां पे कारशापण लिख लेना। देखो 323 ईसा पूर्व में चाणक्य चंद्रगुप्त की सहायता से घनानंद को हरा देता है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, घनानंद को हरा दिया। अब देखो, इसको हराने के बाद में अब मौर्य शासन की क्या कर दी, नींव डाल दी। किसने नींव डाल दी, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, मौर्य शासन की जैसे नींव डलती है तो यहां से कुछ चीजें मिलती हैं। देखो, जब ये इस क्या नाम, घनानंद को जब हराने की कोशिश कर, देखो मगध साम्राज्य है, आसान नहीं है जीत पाना इस पे। मगध साम्राज्य है, इस पर आसान नहीं जीत पाना। देखो अब थोड़ी चीजें इस तरह से मिलती हैं इसके बारे में कि जब ये घनानंद को हरा रहे होते हैं ना, कौन है, चाणक्य और विष्णुगुप्त। देखो इस तरह से मगध साम्राज्य है, मान लीजिए ये मगध साम्राज्य है। ठीक है, मगध साम्राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र, वर्तमान में क्या नाम मिलता है आपको इसका, पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र। देखो इधर तो मैंने बता ही दिया, ऊपर वैशाली है, कौशल है, इधर पंजाब का एरिया आ जाता, नीचे अवंती आ जाता, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। देखो चाणक्य क्या करता है कि बहुत उतावला, बहुत दिमागी बंदा था, उसने क्या है कि थोड़ी सी उतावलीबाजी दिखाई, और वो बार बार क्या करते हैं, घनानंद को हराने के लिए सीधा क्या है कि सीधा सेंटर में अटैक करते हैं और बार बार पटकनी खा जाते हैं। घनानंद का एक क्या है कि मंत्री होता है अमात्य राक्षस। देखो घनानंद तो एक वृद्ध व्यक्ति होता है, बहुत ही आलसी होता है। कुछ कंट्रोवर्सी स्टोरियां भी मिलती हैं इसके बारे में, ठीक है, वो आगे बताऊंगा। देखो अमात्य राक्षस जो होता है, कहा जाता है इसने चाणक्य और चंद्रगुप्त को अनेकों बार हराया। क्यों हराया, क्योंकि ये देखो इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि हमेशा ही क्या है, चीज को कूट से खाना चाहिए, ठंडी साइड से खाना चाहिए। खीर को हमेशा बाहर से पहले खाना स्टार्ट करना चाहिए। इन्होंने सीधा ही क्या है, बीच में हाथ मार लिया, वो तो गर्म है, हाथ तो जलेगा ही। एक स्टोरी मिलती है कि एक दिन चंद्रगुप्त और चाणक्य क्या है कि मतलब पाटलिपुत्र या फिर तक्षशिला की शहर पर जा रहे होते हैं। वहां पर क्या है कि ये किंवदंतियां मिलती हैं, वैसे स्टोरी को सच मत मान लेना,
इस तरह से स्टोरियां मिलती हैं कि ये एक दिन जा रहे होते हैं शहर पर। तभी क्या है कि एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है और वो उसको कहती है, अरे पागल, तू भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह गलती कर रहा है, बीच में से खाने की कोशिश कर रहा है, तू थोड़ा सा साइड से खा, पहले बाहर से खा तब अंदर चला जा, फिर जाके तेरे को ये ठंडा होकर मिलेगा। वहीं से वो समझ जाते हैं कि अब उनको क्या करना है, साइड से खाना है। वो फिर क्या करते हैं, पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं मगध साम्राज्य पर और क्या कर देते हैं, घनानंद को मार देते हैं। ठीक है, अब इनके लिए कुछ स्टोरी इस तरह से मिलती हैं कि चंद्रगुप्त को इन्होंने खरीद लिया, मगध साम्राज्य पर क्या होगी, अब मौर्य शासन की नींव डल गई। और किस तरह से इसने खरीदा चंद्रगुप्त को वो भी स्टोरी मैंने बता दी। ठीक है, और अगर बात की जाए कि इसकी कौटिल्य का एक ग्रंथ मिलता है अपने को, अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक का ग्रंथ है, उसके बारे में भी कल चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त की चर्चा करेंगे, चंद्रगुप्त के बाद में क्या है, इसके पुत्र की बिंदुसार, फिर उसके बाद में शोक, अपने कल सारों की बात करेंगे। ठीक है, तो आज अपनी क्लास पढ़े यहीं पे समाप्त करते हैं।